ये रहे आपके सामने। विपक्ष का केंद्र पर वार, जातिगत जनगणना से क्यों डर रही सरकार? विपक्ष की एकता असर करेगी? रिजर्वेशन लिमिट क्या 50% से ज्यादा बढ़ेगी? यह भी मांग की जा रही है। तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कांग्रेस के साथ कि 50% की लिमिट को हटा दीजिए। जातिगत जनगणना का होगा बड़ा असर, बीजेपी को हिंदू वोट कटने का डर। विपक्ष का केंद्र पर वार, ये तमाम सवाल जो है हम आपको दिखा रहे हैं और इन सवालों के साथ हम रुख करेंगे अपने कुछ खास मेहमानों का। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। के.एस. तोमर साहब हैं, अध्यक्ष हैं जो स्पीक संगठन के, हम बहुत स्वागत करते हैं तोमर जी आपका। मेरे साथ गोविंद मालू जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। गोविंद मालू जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। और संगीता शर्मा, मीडिया उपाध्यक्ष, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संगीता जी, वेलकम टू माय शो। सबसे पहले मैं आता हूं संगीता जी आपके पास ही, और यह जानना चाहता हूं क्यों आपको यह लगता है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े अगर बीजेपी जारी नहीं कर रही है तो इसके पीछे वजह क्या है, और इसे जारी करने से क्या फायदा होगा समाज को और देश को? देखिए अभिलाष जी, सबसे बड़ी वजह तो यह है कि इन्होंने कभी पिछड़ों को आगे करने का सोचा नहीं। पिछड़ों को हमेशा धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और आप देखेंगे कि जब चुनाव होते हैं तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो लोग सबसे ज्यादा यदि विश्वास किसी पर करते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने करते हैं। उन्हें आगे लाने का काम यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, कांग्रेस के नेताओं ने किया है। और आज पिछड़ा वर्ग ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या उनके लिए किया है। भारतीय जनता पार्टी इस वजह से डर रही है कि उन्हें ये बात का डर है कि कहीं हमने ये आंकड़े लेकर आ गए तो जो उन्होंने एक भ्रम फैलाया हुआ है देश के अंदर हिंदुत्व वाला, वो जो भ्रम है वो निकलकर उनका सामने आ जाएगा। वो किस तरीके से भ्रम फैलाते, एक छोटा सा उदाहरण अभी ताजा ही है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी की जो सदस्यता रद्द की गई थी उसके पीछे इन्होंने पूरे देश में मीडिया में एक माहौल फैलाकर रख दिया था कि जो मोदी सरनेम है वो पिछड़ा वर्ग है, वो उस पिछड़ा वर्ग में आते हैं। अब इन्होंने जैसे ही उसको फैलाया पूरे देश में खबर फैल गई और भ्रम फैल गया कि देखो पिछड़ों को परेशान कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग मोदी सरनेम है। और जब पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात बताई कि मोदी सरनेम हमारे इसमें नहीं आता है, हम लोग पिछड़ा वर्ग में नहीं आते हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाने का काम कर रही है। तो ये ताजा भ्रम आपने देखा ही है, ऐसे तमाम भ्रम फैलाती है। और जो आज माननीय अरुण यादव जी ने जो सवाल किए हैं, वाकई मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए। जब 2011 में हो चुकी थी जनगणना तो उसके बाद अभी तक जातिगत जो गणना है उसे बाहर क्यों नहीं लाया जा रहा है? तो ये मोदी जी का बहुत बड़ा फेल्योर है कि 10 साल से पिछड़ा वर्ग कर रहे हैं, ओबीसी करते हैं, पर ओबीसी के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। और 27% आरक्षण जो उच्च शिक्षा में दिया जा रहा था वो भी नहीं दिया जा रहा है। 50% के बाद से इन्होंने लिमिट को नहीं बढ़ाया है। तो ये जो सारे सवाल अभिलाष जी खड़े हो रहे हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर खड़े हो रहे हैं। और जब इन्हें वक्त आता है, वोट लेने की बारी आती है, तब ये ओबीसी वर्ग, पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं। तो आज पिछड़ा वर्ग जो ये न्यूज़ 24 देख रहा है, उन्हें ये समझ में आ रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके के साथ उन्हें ठगती है, धोखा देती है और उनके नाम पर वोट हासिल करती है। और ये सच्चाई देश के सामने क्यों नहीं दिखाती है? ठीक है, मैं गोविंद मालू जी आपके पास आता हूं। गोविंद मालू जी, चलिए मैं आपसे पहले एक बार के.एस. तोमर साहब के पास आ जाता हूं। के.एस. तोमर साहब, क्या आपका संगठन, आपके लोग, आपका समाज पक्ष में है कि जातिगत जनगणना आनी चाहिए सामने? क्या इस मांग से आप इत्तेफाक रखते हैं? गणना यदि की जाएगी तो इसका 2 तरह से उपयोग हो सकता है। उसका देश के हित में भी उपयोग हो सकता है और देश के विरोध में भी हो सकता है, जनता के विरोध में भी उसका उपयोग हो सकता है। ये एक तरह की दुधारी तलवार है। क्योंकि जो आंकड़े हमारे पास आज हैं, हम उनका उपयोग तो हम कर ही नहीं पाए कभी जो है। आज आप देखिए कि कहाँ ओबीसी की जो संख्या है वह मान लीजिए 45% के लगभग है और उन्हें हम आरक्षण 27% नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? सीधे सीधे हमें मालूम है कि उनका आरक्षण हमने पहले ही SC ST वर्ग को दिया हुआ है। उनकी जितनी संख्या है उतना पूरा का पूरा आरक्षण में दिया हुआ है। तो इसलिए उन्हें जो संख्या के मान से 50% भी दिया जाना चाहिए वो भी हम नहीं दे पा रहे और किसी ने भी नहीं दे पाया आज तक। और सबसे बड़ी बात मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगा, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो, चाहे बीजेपी की सरकारें रही हो या जनता दल की सरकारें रही हो, कभी भी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो गरीब हैं, जो पीछे छूटे हुए लोग हैं, उनके साथ तो किसी ने कभी न्याय किया ही नहीं।
ये सभी जो दल हैं ये निश्चित रूप से जो बढ़े हुए लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो आगे बढ़ गए हैं, ये केवल उन्हीं को फायदा पहुंचाने वाले दल हैं। ये सब लोग उन्हीं को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये उन गरीब तक फायदा पहुंचाने के लिए आज तक किसी ने भी एक आवाज नहीं उठाई, आज तक कभी किसी ने उनके पक्ष में कभी बोला नहीं कि जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं ये एकदम पीछे रह गए हैं, उन तक कोई फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसलिए मेरा बहुत सीधा सीधा अनुरोध है कि जिसकी जितनी संख्या है उसका 50% संख्या के मान से आरक्षण दिया जावे, और जो डाटा जो आए उससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि किसकी कितनी कितनी संख्या है, उसका 50% आप आरक्षण दीजिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी 92 के फैसले में, इंदिरा साहनी वाले फैसले में कहा गया है कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इससे युक्तियुक्तकरण भी होगा, जिनके साथ अन्याय हो रहा था उनको भी न्याय मिलेगा। ऐसा मेरा अपना विचार है। ठीक है, मेरे साथ मोहनलाल पाटिल साहब जुड़ चुके हैं, दलित चिंतक। मोहनलाल पाटिल जी, स्वागत करता हूं आपका। क्या आपको लगता है कि जो जातिगत जनगणना है उसके आंकड़े जारी होने चाहिए? क्योंकि एससी और एसटी के आंकड़े तो आते रहे, लेकिन ओबीसी और बाकी जातियों को लेकर के संख्याएं स्पष्ट तौर पर सार्वजनिक नहीं की गई। क्या मांग करता है आपका समाज सर? जैसे कि 1931 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार देश में जाति गणना की थी, और उस जाति गणना के आधार पर क्या बता जी बोलिए। उस जाति गणना के आधार पर 16 अगस्त 1932 को एक मतलब अंग्रेजों ने एक कम्युनल अवार्ड घोषित किया था, और पहली बार देश के अंदर में जाति के आधार पर आरक्षण अंग्रेज सरकार ने 1932 में घोषित किया था अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। ठीक है। और उस आरक्षण के विरोध में महात्मा गांधी ने एरवाड़ा जेल में अनशन भी किया था। और बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता, उसको पुनः पैक्ट कहते हैं। और उसके बाद में एससी एसटी के लिए आरक्षण जो उन्होंने 71 सीटें ब्रिटिश सरकार ने दी थी, वो बाबा साहब ने 147 बढ़ाई, और अपने स्वतंत्र मतदार संघ की मांग हटाकर संयुक्त मतदार संघ उन्हें आए। और जो पुनः पैक्ट में जो भी आरक्षण मिला है वो जैसा का वैसा आरक्षण भारतीय संविधान बनाते समय बाबा साहब ने वहां रखा, और उसके आधार पर पहली बार देश के अंदर में 1932 के बाद में जाति के आधार पर मतलब आरक्षण मिलना शुरू हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने वहां पे प्रावधान करके रखा था। और 1953 में भारत सरकार ने काका कालेलकर आयोग बनाया, पिछड़े वर्ग की जनगणना करने का उनको दिया काम, वो भी नहीं हुआ। फिर 1980 के अंदर में जब हमारे मोरारजी भाई जी की सरकार आई थी, तब उन्होंने मंडल आयोग का गठन किया था। इस मंडल आयोग के गठन में उन्होंने अध्ययन किया, लेकिन वो अध्ययन का आधार भी जाति गणना जो 1931 में की गई थी ब्रिटिश सरकार ने, उसी के आधार पर उन्होंने देश के अंदर में 52% ओबीसी के लोग हैं ऐसा कह के उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। ठीक है। और ये रिपोर्ट वैसी पड़ी रही। फिर 1990 में वीपी सिंह सरकार की सरकार आई। वीपी सिंह सरकार ने उस मंडल आयोग के तहत 52% लोगों के लिए 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने घोषित किया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देशानुसार 50% से आरक्षण नहीं दे सकते थे, 23% एससी एसटी को पहले से मिल रहा था। ठीक है, मोहनलाल पाटिल साहब, आप पूरे आरक्षण का इतिहास बता रहे हैं, वो ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है जातिगत जनगणना आनी चाहिए? और दूसरा सवाल ये, क्या 50% की जो लिमिट है आरक्षण की उसे तोड़ देना चाहिए? जो दो अभी मौजूद सवाल हैं, केवल हाँ या ना में बताइए सर। जी, 50% की जो लिमिट है वो सबसे पहले सरकार ने हटा देना चाहिए। पिछड़े वर्ग की बहुत बड़ी संख्या में, और उसको उनके हिसाब से जाति की संख्या के आधार पर उनका आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण ये असमानता घटाने के लिए, जो लोगों के जाति व्यवस्था इस देश में समाप्त नहीं हो सकती। उस जाति के आधार पर जो शोषण है तो उसको रोक कर एक समान सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, इसलिए जाति की जनगणना बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए मैं आता हूं अब गोविंद मालू जी आपके पास। गोविंद मालू जी, क्या वजह है, सीधा आरोप लग रहा है कि बीजेपी डरती है जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने से, क्या वजह है?
अभिलाष जी, ये षड्यंत्र अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है जी, जिसको ऐसा खासा ही टेकअप किया है कांग्रेस ने। फूट डालो, राज करो। भारत का, हिंदुस्तान की जो अस्मिता, संस्कृति, सभ्यता किसको परिलक्षित करती है? यहाँ का बहुसंख्यक समुदाय उसको परिलक्षित करती है, और उसके अंदर सर्वधर्म समभाव की भावना है जो यहाँ पर पुष्पित पल्लवित हुई, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अन्य हो। उनको सबको समान रूप से अपनी उपासना पद्धति, अपने अधिकार, अपने सब कुछ उनको देने के लिए एक बड़े भ्राता के रूप में समाज ने काम किया है। अब ये जो जातिगत गणना, देखिए अनुसूचित जाति जनजाति का तो उसमें कॉलम है ही। अब जो पार्टी ने खुद ने जातिगत जनगणना करवाई 2012 में, और उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, और कई सारे विपक्षी दल मांग करते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं लाए उस जातिगत गणना के आंकड़े को, और इससे देश में विमनस फैलेगा ऐसी बात कही गई उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं ने। और जब बीजेपी की सरकार आई तो अब ये कहते हैं कि आपको क्यों नहीं लाए? अरे हम तो जाति तोड़ो अभियान के लोग हैं, जाति की क्या मतलब है? ये जातिगत जो पिछड़ा है, जो कमजोर वर्ग है, उनकी तो जनगणना हुई, पिछड़ा भी कितना है, SC कितना है, सामान्य कितना है, सबको पता है। अब उसमें जाति ढूंढना ये केवल समाज को तोड़ने का लेकिन गोविंद मालू जी, कांग्रेस जब सत्ता में नहीं आप रहती है तो इस तरह का वितंडवाद करती है। और जो पार्टी, अभिलाष जी, जो पार्टी प्राकृतिक संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला हक बोलती थी, वो अब जातिगत जनगणना की बात करके समाज में तोड़ने का ना गोविंद मालू जी दो कर रही है। मैं दो सवाल है। एक सवाल तो ये कि ये कांग्रेस अकेले की मांग नहीं है। गोविंद मालू जी, गोविंद मालू जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये मांग केवल कांग्रेस की अकेले की नहीं है। आप देखिए विपक्ष की जितनी पार्टियां, सबने ये मांग की है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आप SC ST की जातिगत जनगणना को ठीक ठहरा रहे हैं, उसके आधार पर योजना बना रहे हैं, उसके आधार पर रिजर्वेशन को बढ़ा रहे हैं, तो फिर आप OBC या बाकी वर्गों की जातिगत जनगणना को कैसे नकार सकते हैं? तब जातियों का भेद नहीं होता जब आप SC ST पे करते हैं। या तो आपको अगर जातियां मिटानी है तो आप पूरी तरह से हटा दीजिए, पर एक वर्ग की जाति की जनगणना कराएंगे, एक वर्ग के आंकड़े नहीं दिखाएंगे, कैसे होगा सर? अभिलाष जी, कांग्रेस ने तो कभी OBC की चिंता ही नहीं की। ये सबसे पहले मोरारजी भाई की सरकार ने मंडल कमीशन का गठन किया। काका कालेलकर समिति की रिपोर्ट को इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? इनसे पूछना चाहिए। पिछड़ों की यदि इतनी चिंता है तो वो पिछड़ों का, तो ये जाति का क्या मतलब? पिछड़ा है, OBC है, अब एक एक जाति की गणना चाहिए इनको। देखिए, ये समाज को तोड़ने की रणनीति है, जो भारत को तोड़ने के अंततः रणनीति में बदलने का ये प्रयास कर रहे हैं। जो पार्टी मुस्लिमों का पहला प्राकृतिक संसाधनों पर रहेगा, ये कहने वाली पार्टी आज इस तरह की बातें कर रही है। दूसरे दल कर रहे हैं, उनका अपना अपना निजी स्वार्थ है अलग अलग राज्यों में, वो इस तरह चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर पिछड़ों का आरक्षण 27% हमारी सरकार ने दिया, उसके पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया, ठीक है, और मोदी जी की सरकार ने दिया अलग अलग क्षेत्रों में। तो आरक्षण देने से कोई परहेज नहीं है पिछड़ों को, और उन पिछड़ों में भी उन जातियों को जो वास्तव में विपन्न है, जो वास्तव में कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको। और ये अब बात, ये जो वर्ग संघर्ष पैदा करने की, जाति संघर्ष पैदा करने की कांग्रेस का शुरू से खेल रहा है, उस खेल के सब सहभागी बनकर देश में एक तरह का नया विवाद पैदा करना चाहते हैं। संगीता शर्मा जी, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या आपको लगता है कि जो आरक्षण है वो जातियों के रेशो के हिसाब से दे दिया जाए? अगर OBC 50% है तो 50% उनको दे दीजिए, जैसी की मांग होती है, या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो 50% की लिमिट है उसे फॉलो किया जाए? क्योंकि ऐसे में प्रतिभाओं के लिए बिल्कुल जगह नहीं बचेगी। 100 नंबर ला करके भी लोग पीछे रह जाएंगे और 50 नंबर वाले या 4 नंबर वाले लोग आगे आ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि 50% का ब्रैकेट हमें ओपन रखना चाहिए ताकि टैलेंट अपनी जगह बना सके, देश के विकास में योगदान दे सके, और 50% में हमें आरक्षण का बंटवारा करना चाहिए ताकि जो इसका मुख्य उद्देश्य है आरक्षण का, तबके जो ऐसे हैं जो निचले हैं उन्हें उनका उत्थान हो सके? या आपको लगता नहीं, आप तो पूरा सब जितना है सब 100% बांट दीजिए, जिसको जो करना है वो करे? क्या कहेंगी, कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस पर? देखिए अभिलाष जी, जो आज अरुण यादव जी ने कहा है, जो खड़गे जी ने कहा है, राहुल गांधी जी ने बात की है, कांग्रेस का वही स्टैंड है। कांग्रेस यही चाहती है, जिस तरीके से अभी गोविंद मालू जी कह रहे थे, उनकी बात से सब कुछ सामने आ गया। उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया अपनी बातों में कि हाँ यही हो रहा है। एक तरफ ये बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, और दूसरी तरफ जिन्हें रिजर्वेशन दे रहे हैं उन्हें क्योंकि इनके पास आंकड़े हैं,
सरकार के पास आंकड़े हैं, उस आधार पर सरकार रिजर्वेशन दे रही है। तो बाकी आंकड़ों को इन्होंने क्यों छुपा कर रखा है? मतलब स्पष्ट ये हो गया है कि सरकार के पास सब गोविंद मालू जी की आवाज देंगे। बाहर दिखाना नहीं चाहती है, सरकार बाहर दिखाना नहीं चाहती है पर्टिकुलर लोगों को जिनसे इनको फायदा है, केवल उनको आरक्षण देकर देश के अंदर फूट डालो राज करो की नीति जो अब गोविंद मालू जी कह रहे थे, वो ये इनकी खुद की सरकार कर रही है। फूट डालो राज करो, खुद कर रहे हैं, ये काम है। फूट डालो, ये आप लोगों ये तो आप नहीं, ये आपने खुद स्पष्ट कर दिया कि आपकी सरकार क्या कर रही है। ये वोट बैंक की राजनीति हमारा काम नहीं है। अभी गोविंद मालू जी, अभी जब आपने खरीद फरोख्त के सरकार बनाई, कमलनाथ जी आरक्षण दे रहे थे, तो क्यों आपके शिवराज सिंह चौहान जी ने कोर्ट में पूरे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए? आप ये बताइए ना, मेरा तो सीधा सा सवाल है। दो वरिष्ठ व्यक्ति भी हमारे साथ बैठे हैं और जनता के बीच में खरीद फरोख्त को लेकर गए थे, क्या हुआ? जनता ने मुंह की खाई जनता ने। आप बीच में बोलकर, वही तो जनता ने यही देखा ना। अब 2023 की जो सरकार बनने वाली है ना, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि सरकार आपकी आ गई थी। आपने सरकार आने के बाद जो कर किया, आप मुद्दे को भटका रहे हैं। आप बीच में इसलिए बोल रहे हैं कि जनता के सामने सच्चाई ना हो जाए। संगीता जी, मेरे सवाल का ठीक है। संगीता जी, मेरे सवाल का मैं स्पष्ट सवाल जवाब चाहता हूँ। कांग्रेस 50% की लिमिट तोड़कर क्या सभी को अपनी अपनी जातियों के रेशों के हिसाब से उसी अनुपात में आरक्षण देने के पक्ष में है या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल, सरकार को जनगणना 2011 में जो जातिगत आधार पर जो रेशो निकलकर सामने आया है, उससे पहले प्रस्तुत करना चाहिए, उस आधार पर आरक्षण तय करना चाहिए। ये हमारा मतलब टैलेंट के लिए फिर टैलेंट के लिए क्या जगह रहेगी, आप मुझे बताइए संगीता जी। देखिए, टैलेंट तो टैलेंट होता है, वो तो हर कहीं आता है। आप बताइए, मुझे आरक्षण मिल रहा है क्या? गोविंद जी को, आपको आरक्षण मिल रहा है क्या? वो तो टैलेंट की अपनी जगह सुनिश्चित होती है। वो तो इसलिए संगीता जी माफी के साथ, संगीता जी माफी के साथ 50% आरक्षण की लिमिट इसलिए लगाई गई है कि जब कभी टैलेंट की बात आए तो टैलेंट को भी पनपने का मौका मिले और जातियों के जो पिछड़ी जातियां हैं, जो निचली तबके हैं, उनके उत्थान की भी जगह रहे। ये स्पेस बनाया ही इसलिए गया था, बहुत सोच समझकर। अब राजनीतिक स्वार्थ के लिए क्या आप एक पूरे जॉनर को खत्म करके और जातियों में अगर आरक्षण दे देंगे तो आपको लगता नहीं ये दिक्कत हो जाएगी? अभिलाष जी, जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं वो सरकार में बैठे प्रवक्ता से करना चाहिए आपको। मैं सबसे सरकार क्या चाहती है? जो सरकार चाहती है वही होता है देश में। हाँ। हमारे विपक्ष के चाहने से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम मैं आपकी राय ले रहा हूँ संगीता जी, आपके चाहने से नहीं। मैं आपकी राय ले रहा हूँ संगीता जी, आप कांग्रेस की राय मुझे बताइए। 50% को क्रॉस करना मैं आपको बता रही हूँ, हमारे जो ये तो सरकार बताए ना, गोविंद मालू जी बताएं। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता संगीता जी, उनसे भी सवाल लूंगा, यही सवाल उनसे भी लूंगा। बताइए, 50% से ज्यादा आप विपक्ष की मांग को अगर आप स्वीकार कर रहे हैं क्या? विपक्ष की मांग को आप मान रहे हैं? जो खड़गे जी ने मांग की है, जो राहुल जी ने मांग की है, आप पूरे आंकड़े स्पष्ट क्यों नहीं करते? मैं तोमर साहब के पास आता हूँ। ठीक है संगीता जी, तोमर जी और अभिलाष जी, बिल्कुल सरकार से ये सवाल आपको पूछना चाहिए। मैं सबकी राय ले रहा हूँ संगीता जी, मैं तो आपसे सवाल नहीं पूछ रहा, आपकी राय ले रहा था। कांग्रेस की क्या राय पूछ रहा। तोमर जी, आपकी भी राय बताइए। क्या आपको लगता है कि पूरा आरक्षण का सिस्टम जो है वो जिस जाति की जितनी भागीदारी है उतना उसको आरक्षण दे दिया जाए? ये सिंपल रखना चाहिए? आपको लगता है कि नहीं टैलेंट भी रहने चाहिए? क्योंकि इससे नुकसान ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वर्ग का होगा, इसमें नुकसान में बाकी जो सबसे ज्यादा बड़ा वर्ग है उसके सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग प्रभावित होंगे। ये ध्यान रखिए। अगर ओबीसी को आरक्षण 50% भी दे दिया तो भी सबसे ज्यादा वहीं का वर्ग प्रभावित होगा, भले ही सबसे ज्यादा उनके पास आरक्षण का प्रतिशत होगा। आप क्या कहेंगे? नहीं, सीधी सी बात है, देश को हम गृह युद्ध की ओर ले जा रहे हैं। यदि इस प्रकार की जनगणना करते हैं, इस प्रकार के यदि आरक्षण देते हैं तो हम देश को गृह युद्ध की कगार पे ही नहीं, देश को सबसे पीछे हम खड़ा करना चाहते हैं। आज पूरी दुनिया एक गांव का रूप ले चुकी है। यदि हम टैलेंट की हत्या इसी प्रकार से करते रहे और उसको यदि हमने बढ़ाया तो निश्चित ही हमारा देश बहुत पीछे पहुंच जाएगा। आज हम 75 साल के पहले स्वतंत्र होने के बाद भी आज हमारी ये स्थिति है, और हम ज्यादा पीछे हो जाएंगे। निश्चित ही जातिगत गणना के बहुत ही दुष्परिणाम होंगे। यदि करना है तो युक्त करण करें। हाँ। जब तक हम युक्त करण नहीं करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। पाटिल जी, इसमें गृह युद्ध हो जाएगा। पाटिल जी, बहुत सारे SC/ST होंगी। ठीक है, पाटिल जी के पास आता हूं। पाटिल जी, मैं बहुत सारे SC/ST संगठनों से बात करता हूं, उनके विषयों को लेकर डिबेट करता हूं। उनकी बहुत ही बेसिक एक मांग होती है और वो मांग ये होती है कि हमारा जो आरक्षण है वो
उस कोटे में दिया जाए हमारी जाति को, लेकिन जो हमारे टैलेंटेड लोग हैं, मान लीजिए प्रावीण्य सूची में किसी परीक्षा में, किसी रोजगार नौकरी की परीक्षा में जो मेरिट लिस्ट बनी, उसमें अगर कोई SC ST का बंदा आ गया, बच्चा आ गया, तो उसे हमारी आरक्षण के हिस्से से काट करके अलग किया जाए पहले तो, उन्हें क्योंकि वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, वो उन्हें दिया जाए, और उसके बाद बाकी के लिए जो हमारा 22-23%, 16%, 18% जितना भी जहां पर है उसको दिया जाए। यानी कि आप चाहते हैं कि जनरल कैटेगरी में भी आपकी सहभागिता रहे और उसके बाद आरक्षण का हिस्सा एज इट इज पूरा का पूरा रिजर्वेशन के आधार पर मिले। और दूसरी तरफ आप मांग करते हैं कि जाति के हिसाब से आपको आरक्षण दे दीजिए। तो आपको लगता नहीं कि आप अपने ही जो पूल के टैलेंटेड लोग हैं, बच्चे हैं, उनके साथ फिर ये गलत हो जाएगा? आप जब अभी के सिस्टम में आपको आरक्षण उधर भी चाहिए क्योंकि आपको लगता है कि जो टैलेंटेड है हम उनको उस हिस्से से अलग कर दें, और आप दूसरी मांग करते हैं, इसमें विरोधाभास नजर आता है साफ तौर पर। क्या कहेंगे पाटिल साहब? नहीं, ये नियम ही है वो भारत सरकार का, हाँ, कि जो मेरिट लिस्ट में जो लोग SC ST के लोग आते हैं जी, उसको आरक्षित इसमें नहीं शामिल करके हाँ, उनको सामान्य कोटे में दिया जाता है। अभी नियम ही है ये बिल्कुल है। मांग नहीं है, नियम ही है ये। आपको लगता नहीं है आपने अगर जातिगत जनगणना करके उसी रेशो में करा दिया, बात आपने कहा कि इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा सर? जातिगत जनगणना सिर्फ आरक्षण देने के लिए नहीं होती है। हाँ, जातिगत जनगणना से पता तो चले कि कौन से जाति के लोगों का उन्नति नहीं, कौन से जाति के लोग ज्यादा पीछे है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों ने ज्यादा आरक्षण का फायदा उठाया, वो उन्नत हुए हो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जाति का आरक्षण का एक आधार सिर्फ ये जाति का जाति के आधार पे अपने देश को पता तो चले कि किसको हमको मदद करना है करके। की आरक्षण लिमिट को तोड़कर, जो मैंने संगीता जी से और पाटिल तोमर जी से पूछा था, क्या आपको लगता है कि तोड़ दिया भारत सरकार ने? तो तोड़ दिया ना, 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को बढ़ा दिया, 50% भारत सरकार ने दे दिया, 10% आरक्षण दे दिया गरीबों को 10%, तो 50% की सीमा तो भारत सरकार ने तोड़ दिया। आप चाहते हैं कि जातियों के आधार पर 100% आरक्षण की क्या बात करते? दलित समाज क्या चाहता है? क्या उसको लगता है कि जातियों के आधार पर? नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हाँ, नहीं 100% नहीं है, क्योंकि आरक्षण सिर्फ मिला है, जो जाति का जनगणना होना चाहिए, उसके आधार पे जो सबसे पिछड़ी जाति है उसको पुनर् होना चाहिए, और जिस जाति को आवश्यकता है आरक्षण की उसको देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो मैं तो कह रहा हूँ कि आरक्षण ही समाप्त हो रहा सर। हाँ। देश के अंदर में निजीकरण हो रहा, आरक्षण ही खत्म हो रहा। पूरा पॉलिटिकल आरक्षण जरूर रहेगा, लेकिन जो नौकरी में आरक्षण वो समाप्ति की, वो सब निजीकरण हो रहा उद्योगों का, तो आरक्षण बचा गया लोगों के लिए। ठीक है, पहला आरक्षण तो हो लोगों के पास में, आरक्षण नहीं दिया। आरक्षण में देखिए आपको मालूम है कि VP सिंह सरकार ने जब आरक्षण दिया था, गोविंद मालू जी, ये कहा जाता है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब होगा जातिगत जनगणना का मुद्दा, और 50% की जो लिमिट है उससे तोड़कर ज्यादा आरक्षण देना। भूपेश बघेल सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार ने 76% आरक्षण कर दिया है। वो बीजेपी पर हमलावर है कि आप रोक रहे हैं, 9वीं अनुसूची में हमारे विधेयक को शामिल कीजिए और आरक्षण दीजिए। कई राज्य ऑलरेडी ये कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को चुनाव में क्या आपको लगता नहीं इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा? देखिए, हम तो चाहते हैं कि समाज की किसी भी जाति का कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से विपन्न वर्ग, उसको मौका मिलना चाहिए, अवसर, समान अवसर का मौका देना चाहिए। बाकी जो व्यवस्थाएं संविधानेतर है, हम उसकी बात कभी नहीं करते। जो संविधान के तहत, जो कानून के तहत है, हम उसके अंतर्गत उनको वो पूरा लाभ और सुविधा देने का पक्षधर हैं। हमने आरक्षण को समाप्त करने की बात कभी नहीं की। हाँ, जातिगत जनगणना का जो दुरुपयोग करना चाहते पर्टिकुलर लोग, जाति विशेष के लिए, जाति विशेष के लोग करना चाहते, दूसरी जातियों को डोमिनेट करने के लिए, वो उनकी जो मंशा है, मैंने कहा ना षड्यंत्र है। एक जाति के लोग दूसरी जाति पर इस तरह से उनको डोमिनेट करके और सत्ता चलाना चाहते हैं। ये वर्ग संघर्ष और जाति संघर्ष का जो भाव पैदा करने की कुत्सित प्रयास है, हम उसकी निंदा करते हैं। हम सराहना करते हैं केंद्र की सरकार की कि सामान्य वर्ग में भी जो आर्थिक रूप से विपन्न वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो कहाँ जाएगा? उसको भी 10% आरक्षण किया। तो सरकार सबकी चिंता कर रही है। ना SC का आरक्षण कम किया, ना ST का कम किया, पिछड़ों को भी आरक्षण दिया, अलग अलग क्षेत्रों में दिया, और सामान्य वर्ग के भी। तो हम सर्वधर्म संभाव,
सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। ठीक है, उसी पर काम कर रहे हैं, उसी पर काम करेंगे, हमारा एजेंडा वही है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करूंगा। आप ही ये जो संसाधनों पर पहला किस जाति का, किस धर्म का होगा, हम इस तरह की वितंडावाद नहीं। ठीक है, मैं कुल मिलाकर के इतना आज समझ पाया हूं कि जातिगत जनगणना के आंकड़े देश के कई बड़ी पार्टियां, कई लोग चाहते हैं, समाज के अलग अलग तबके चाहते हैं कि सामने आए, लेकिन बीजेपी को लगता है कि जातिगत जनगणना कराने के पीछे मंशा जो है वो ज्यादातर सियासी है और इससे समाज में वैमनस्य पैदा होगा, समाज में भटकाव और बिखराव की स्थिति आएगी। अगर ऐसा है तो क्या बीजेपी अब उस पूरे मामले को रोक कर रखने की पॉलिटिकल कीमत चुकाने को तैयार है? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि यह मामला जिस तरह से कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल एक सुर से उठा रहे हैं, उससे यह साफ है कि आने वाले 4-5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें और फिर लोकसभा चुनाव अगले साल यह मुद्दा बहुत बड़ा होगा। अब देखते हैं कि बीजेपी दबाव में आती है या फिर जातिगत जनगणना नहीं कराती है, यह देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहनलाल पाटिल साहब आपका भी, के.एस. तोमर जी आपका, गोविंद मालू जी आपका और संगीता शर्मा जी, आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।